नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र और स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे। क्विकली मार्केट की अपडेट। मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और प्रॉफिट बुकिंग भी अक्रॉस द बोर्ड ही थी। एडवांस डिक्लाइन रेशो मैंने नहीं देखा, बट मोर और लेस जिस तरीके से इंडाइसेस नीचे आए हैं, डिक्लाइन ज़्यादा रहा होगा। इंडेक्स वाइज निफ्टी जो है 450 के पास -88 पॉइंट्स, नेक्स्ट 50 -200 पॉइंट, मिड कैप वहीं खड़ा रहा और स्मॉल कैप -69 पॉइंट्स। सेक्टोरल रहा। आज मैटल ने झंडे गाड़े और इसका भी रीज़न समझेंगे क्यों ऐसा हुआ और ये क्यों इतना तेज़ चला। हेल्थ केयर सेकेंड और ऑटो। हेल्थ केयर प्राइमरली मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल, जिसका कंट्रीब्यूशन या यूँ कहीं इंडेक्स में ज़्यादा है, तो उसी ने मूव किया, वो पॉजिटिव रहा होगा। ऑटो और धीरे धीरे ऑटो में भी एक धीरे धीरे करके सरकने लगा है वापस से। पिछले 6 महीने से तो डाउनफॉल की तरफ ही था। लूज़र में सबसे बड़ा रहा रियलिटी 1.5% के आसपास। और बात भी सही है क्योंकि कल या परसों के मिंट में मैंने इसको देखा था और मुझे समझ में आ गया था। और वैसे भी आप नॉर्मल एक आइडिया लेते हो मार्केट का। कोई मार्केट जब पीक पे पहुंच जाती है, रियलिटी में काफ़ी हद हो गई थी कि 1 साल 1.5 साल में ही 3 गुना फ्लैट के भाव और गरीब आदमी पे बर्डन बढ़ता चला जा रहा था। देन अब हम बात करेंगे सेकंड में फाइनेंशियल सर्विसेज नीचे रहा और बैंकिंग नीचे रहा। ये सेक्टोरल रहा। और टॉप गेनर और लूज़र सेक्टर वाइज रहे। जैसे निफ्टी में टाटा स्टील ऑब्वियसली, क्योंकि मेटल था, जिंदल स्टील और एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स का काफ़ी दिन बाद एक मोमेंट है, लेकिन ये हर 6 महीने में नींद से जागता है और फिर थोड़ा सा उठता भागता और फिर सो जाता है। टॉप लूजर्स इसमें है श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक एज यूजुअल काफ़ी सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ। लॉसेज वॉसेज इसने थोड़ा लेट बताए। टॉप मैनेजमेंट भी एग्जिट, पहले सीएफओ का एग्जिट, फिर कोई सेक्शन हेड था उसका, और फाइनली सीईओ का एग्जिट। और वही जिसकी गर्दन फिट बैठती है उसको फंसाते जाते हैं। नेक्स्ट 50 में काफ़ी दिन बाद अंबुजा सीमेंट चला, जिंदल स्टील चला। ये जिंदल स्टील दूसरे वाला है, ये वो है जो रतन जिंदल जी इसको संभालते हैं और ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट ही बनाता है। और तीसरा श्री सीमेंट रहा। टॉप लूज़र में हुंडई, स्विगी और चोला फाइनेंस। हुंडई काफ़ी दिन से तेज़ी में था तो ऑटो भी नीचे आया, तो हुंडई भी नीचे आया। बट ठीक है, स्टॉक ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पे या थोड़ा नीचे भी आएगा, करेक्शन भी लेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी लेगा, तो अच्छी बात है, आगे के लिए रास्ता क्लियर होता है। फिर मिड कैप में ये टाटा कम्युनिकेशन को मैं देख रहा था पिछले साल तक, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में था, अभी सड़क के नीचे आ गया है और मिड कैप में पहुंच गया। मुझे लगता है यहाँ टिकेगा 1 साल तो अच्छी बात है, नहीं तो हो सकता है और नीचे सरक जाए। अपोलो टायर्स और ABFRL ये 3 टॉप गेनर रहे। एक मार्की ने शायद इसको मार्क किया कि 30% का इसमें अपसाइड पोटेंशियल है। ब्रोकरेज के ऊपर आया है, इसके पोटेंशियल पे आया है। ROIC इसका जो है ऊपर जाएगा और बिकॉज डिजिटल प्रोडक्ट्स के कारण नीचे चला गया था, अब उम्मीद है कि वो 20% उसमें ऊपर जाना चाहिए। तो इंडेक्स ये स्टॉक प्राइस जो है 30% ऊपर 2300 का टारगेट उसने लिया है इसमें। आप रिसर्च कर लीजिएगा। मैं रोज़ का डिस्क्लेमर यही देता हूँ कि ये रिकमेंडेशन नहीं है। टॉप लूज़र और टॉप गेनर की बात हो रही है और जहाँ हमें कोई डेफिनेटिव रीज़न पता हम उसकी बात कर लेते हैं। और टॉप लूज़र में मिड कैप में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है, लॉयड एसएमई और सुजलॉन। ऑब्वियसली गोदरेज इंडस्ट्रीज तीसरा दिन हो गया लगातार गिरते हुए। मुझे लगता है एयर कंडीशनर भी इनके कम, इस बार सीज़न भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पार्ट। और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। स्मॉल कैप, हाँ अब ये रिजल्ट सीज़न भी शुरू हो जाएगा और ध्यान रखना है, एक क्वार्टर का रिजल्ट उसकी साल को या अगले 3 महीने को डिसाइड नहीं करता। बट हाँ, किसी के ख़राब आएंगे तो उसकी पिटाई स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। स्मॉल कैप में सजिलिटी राइट्स और कजारिया सिरामिक्स। और टॉप लूज़र में रहे नारायणा गर्दवाले, NH बोलते हैं, रेडिंगटन और रेमंड रियलिटी। कल लिस्ट हुआ था, ऊपर गया, आज नीचे। नाइस। रेडिंगटन काफ़ी दिन से तेज़ी में था, मोमेंटम में था और मुझे लगता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का स्पेंड का प्रोजेक्शन था इसके ऊपर कि एज इनकम बढ़ने लगती है तो लोग लैपटॉप, मोबाइल और इन सब पे और खर्च करते हैं। रेडिंगटन इनका इंडिया में और ग्लोबल एक इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें बाहर बनती हैं, लैपटॉप वगैरह चाइना में बनते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो LIC जो कि इंडिया का सबसे बड़ा होल्डर भी है, आपको इंश्योरर तो है ही वो सबसे बड़ा, नो डाउट, लेकिन वो
सबसे ज़्यादा स्टॉक्स भी होल्ड करता है, इक्विटी भी होल्ड करता है, कंपनियों में हिस्सेदारी भी रखता है। क्या करे भाई, इंश्योरेंस का पैसा कहीं तो लगाएगा। सबसे आसान है, ये वॉरेन बफे ने भी किया था। LIC और वॉरेन बफे का एक जैसा मॉडल मुझे लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ LIC एक को लेके बैठ जाती है, वॉरेन बफे लिमिटेड पोर्टफोलियो रखता था। शायद उसके एवर हाईएस्ट उसके पोर्टफोलियो में कभी गई थी तो 28 कंपनियाँ गई थी, अदरवाइज उसका पोर्टफोलियो हमेशा 20 कंपनियों से नीचे ही रहा। ही वॉज ए क्लासिक इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर, और उस कंपनी में वो मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करते थे जिस भी कंपनी में काम करते थे, ताकि उनकी बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन हो। सिमिलर मेथड पे हमारा ये भी है, LIC भी है। अब NSE की जब से लिस्टिंग की बात हुई है तो सारी बातें बाहर निकल के आ रहे हैं। LIC 10.7% इसमें स्टेक होल्ड करता है NSE में। अभी अनलिस्टेड है, 2400 रुपये का दाम इसका पीछे चल रहा है अनलिस्टेड शेयर का। और इस दाम के चलते और इस स्टेक के चलते, यानी कि 2400 का अनलिस्टेड NSE का शेयर प्राइस और 10.7% की होल्डिंग LIC, इसकी ये 5th मोस्ट वैल्यू कंपनी हो गई इसके पोर्टफोलियो में। तो पहली 4 कौन सी? एज यूजुअल सेम रिपीट। पहली है रिलायंस, दूसरी है ITC, तीसरी है HDFC बैंक, चौथी है SBI, अब 5वीं हो गई NSE। अब छठी, 7वीं, 8वीं कौन सी, ये भी मैं बता ही देता हूँ। छठी है L&T, यानी कि LIC, जिसमें LIC के लिए जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। 7वीं है इन्फोसिस और 8वां है ICICI बैंक। तो LIC की, और कल हम बात कर रहे थे IFCI, और फिर एक और है नेशनल इंश्योरेंस, ये स्टेक लिए बैठे हैं। और नेशनल इंश्योरेंस का तो शायद काफ़ी दिन बाद प्रॉफिट आया था, कई साल तक लॉस में ही चली। जनरल इंश्योरेंस करता है नेशनल इंश्योरेंस। अब बताओ, एक इन्वेस्टमेंट है उसकी, थोड़ा सा 1.6% के आसपास स्टेक है उसका NSE में, और एक इन्वेस्टमेंट पे उसकी काया पलट हो जाएगी। यही है मैजिक इन्वेस्टिंग का, सही जगह सही स्टॉक में और टाइम देने का। यहाँ पे बनते हैं हाई नेटवर्थ। ऐसे बहुत केसेस हैं, और यहाँ तो अब सामने आ रहा है। लोग बोलते हैं कि हाँ मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म, बट 3 महीने में टाइफिस हो जाती है। आदमी को लगता है कि नहीं भाई, ये मार्केट मेरे लिए नहीं है, ये तो नीचे आ गया, मेरा पोर्टफोलियो 7% नीचे है, मैं क्या करूँ। तो ये जो पैनिक करता है ना आदमी 7-10% के लिए, ये बड़ा रिस्की है। ये टिकने ही नहीं देता, उसका मन ही नहीं लगता, उसको वो जगह समझ में ही नहीं आती। मेरे पास आते रहते हैं फ़ोन, कोई बोलता है मार्केट नीचे गई, मैं घबरा गया, फिर मार्केट ऊपर आ गई, मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया। बात करेंगे इस पर। हाँ, तो आज मेटल सेक्टर जो है वो फुल थ्रॉटल रॉकेट की तरह ऊपर उठा, और 1.38% उसने आज गेन किया एक ही दिन में। अब आपको कल मैंने एक बात बताई थी कि ट्रंप ने सोचा है कि वो हमारा जो मेटल इंपोर्ट है उसके ऊपर 25 से 50% टैरिफ रेट कर देगा, और हमारे चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल भी वहीं थे, और सडनली आज मेटल उठ के जंप कर गया। तो मतलब या तो इनको ये पता लग गया कि ट्रंप जी मान गए कि भाई हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लग रहा, या जो खतरनाक पार्ट है, मेटल सेक्टर को पता लग गया कि हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है, और अभी जो है माल को जंप करा के 3-4 दिन में सबको माल चिपका के, अपने स्टॉक चिपका के निकल लेते हैं। सो ये क्लासिकल केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, या क्लासिकल केस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकता है कि टैरिफ नहीं लग रहा, चलो खुशी मनाते हैं, या टैरिफ लग रहा है, फटाफट अपना स्टॉक को पंप करते हैं, चिपकाते हैं लोगों को, रिटेलर लेके बैठ जाएगा, जहाज़ डूबने से पहले जैसे आसपास को सारी चीज़ों को सक इन करता है वो सक इन कर लेंगे, और फिर साल भर बाद देखेंगे क्या होता है। यही होता है, और ऐसा रिपीट ही होती रहती है हिस्ट्री स्टॉक मार्केट में। तो और फाइनली जो हमारा जो ये फिर से आइडिया पे सरकार की न्यूज़, आज तो मैंने देखा ही नहीं वो उछला गिरा क्या हुआ, बट ख़तरनाक है भाई, ये न्यूज़ बेस नहीं करना चाहिए। आप पैसा लगाते हो, बड़ा गड़ी कमाई का पैसा लेके घुस जाते हो, और फिर वो न्यूज़ ख़त्म हो जाती है, स्टॉक की भी हवा निकल जाती है, आदमी माथा पकड़ के बैठा रहता है कि मैंने की क्यों किया। तो बचें, अवॉइड करें। 2-3 चीज़ों से खास करके बचें। जो प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहा है उससे बचें, और न्यूज़ वाली कंपनी जिसके कर्जे इतने बड़े बड़े हैं, वो कर्जे पे नहीं कर पा रही, आपको डिविडेंड दे देगी, आपको वो शेयर का भाव बढ़ा देगा, नहीं बनेगा भाई, टाइम लगता है, ध्यान करो। GI मिड कैप पे 2 क्वेश्चंस आए थे। एक भानु जी ने व्हाट्सएप पे लिखा था कि सर ये स्टॉक चेंज क्यों किए। भानु जी, आपके लिए पहले तो आप बहुत छोटा टाइम फ्रेम देख रहे थे, आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देके मंथली लेवल पे चीज़ों को देखना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट ऐसे ही देखी जाती, क्वार्टरली मंथली लेवल पे।
और दूसरा मैंने क्यों बदले, उसका जवाब ये है कि सेक्टर सैचुरेशन भी कोई चीज़ होती है। जब कोई चीज़ पीक पे चली जाती है, फिर से वो एक बार छत के ऊपर जाके अड़ गई तो अब या तो छत तोड़िए या फिर वापस उसको नीचे टकरा के आना, रेजिस्टेंस एक हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आया था एक शॉर्ट पे, हमारे यूट्यूब के शॉर्ट पे, जब मैंने कहा था कि इफ़ यूएस डिफ़ॉल्ट्स ऑन इट्स डेट, यूएस ने कर्जा ले रखा है 36 ट्रिलियन से ज़्यादा, 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर, कैलकुलेट करके देखिएगा, बहुत बड़ा पैसा। इंडिया की पूरी जीडीपी 4 ट्रिलियन है, हमसे 9 गुना तो उसका कर्जा है। अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, सब कुछ गिरेगा, फिर सारी सलेट साफ़ होगी, यूएस जेब निकाल के दिखा देगा कुछ नहीं है देने को, एडजस्ट कर लो, लेना है तो नहीं है, लॉन्ग दे दूंगा मैं, 100 साल बाद दूंगा मैं आपको, उसके बदले में एक पेपर और दे देता हूँ। तो ऐसा कुछ कर देता है। अब वो भागते चोर की लंगोटी सही, सब चुपचाप उसी को पकड़ लेंगे अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो। एक हमारे सब्सक्राइबर ने लिखा था कि साउंड की प्रॉब्लम है। यार मैं कोशिश बहुत करता हूँ ऊंचा बोलने का, इसके बियॉन्ड ऊंचा बोलने में, मतलब ये मेरी हद है। या तो फिर इसके बाद अगर कोई मैच वैच देख रहे होंगे और कहीं लाइव एक्शन कोई इवेंट चल रहा होगा तो वहाँ आवाज़ हो सकती है, बट गला बैठ जाएगा, बात करना मुश्किल होगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप हेडफोन लगा लें, ईयरफोन लगा लें, ब्लूटूथ वाले आते हैं, नॉर्मल तार वाले भी आते हैं, आप वो लगा लें। मैंने बहुतों से फीडबैक लिया, लगभग सबका ये कहना था कि ठीक आती है आवाज़। अगर आप एक बार अपना स्पीकर भी चेक करा सकते हैं, है ना। और रियली सॉरी अगर आपको हमारे साउंड की वजह से तकलीफ़ हो रही है। एंड येस, थैंक यू एवरीवन। हमारे सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ा और 1000 का हमारा टारगेट है। सो रिक्वेस्ट अगेन, 1000 पहुँचते हैं, उसके बाद देखेंगे 1000 का माइलस्टोन पार होगा। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही, और कल की अपडेट कल करेंगे। फ़िलहाल के लिए जो एनएससी की इन्वेस्टमेंट है उसको आप कहीं गूगल करें, देखें लोगों ने कितने साल तक उसको संभाला है और तब जाके करोड़ों रुपया बना है ना। आईडीबीआई या आईएफसीआई की कल बात हो रही थी, आईएफसीआई की बात हो रही थी, 13,000 करोड़ रुपया मिल रहा है भाई उसको, बहुत बड़ा पैसा है। उसने इतना प्रॉफिट नहीं कमाया होगा आज तक के अपने टेन्योर में, बट उसको पैसा मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। सवाल जो समझ में आता है, जो मन में आता है पूछें, सवाल कोई ख़राब और अच्छा नहीं होता। वी वुड लव टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू।